विरक सीड फार्म जो चकदा में है वहां पर आज दोस्तों बड़ा एक भूमि पोषण और संरक्षण को लेकर जहां पर जो किसानों को हमेशा ही जानकारी दी जाती है, भारतीय गेहूं एवं ICAR द्वारा बड़ी जानकारी किसानों को जागरूक किया जाता है और किसानों को हमेशा ही कृषि को लेकर काफी अच्छी जानकारी दी जाती है, जिसमें वैज्ञानिक सभी पहुंचते हैं और हर गाँव में कहते हैं डोर टू डोर हर गाँव में हर जगह किसानों की मदद करते हैं। और आज विरक सीड फार्म पर भी जो आज जानकारी दी गई किसानों को, और जिसमें वैज्ञानिक जी पहुंचे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब से भी जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज क्या रहा आज कार्यक्रम? उसको आजकल हम पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में एक मुहिम चलाई हुई है, जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है वो कम से कम हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसको ध्यान में रख करके आज हम चकदा गांव में आए थे, जहां पे किसानों से हमने संवाद किया, विचार विमर्श किया, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे रासायनिक खादों का प्रयोग कम किया जाए, इसकी क्षमता कम की जाए, और कैसे अन्य चीज़ों का, खास करके ग्रीन मैन्योरिंग है या दलहनी फसलों का समावेश करके मृदा के सेहत को कैसे सुधारा जाए, इस पे हमारा कार्यक्रम था। तो डॉक्टर साहब जागरूक तो हो रहे हैं, पर किसान पर जैविक की कम और ज्यादा दवाई और रसायन का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ नहीं, देखिए, दो तीन तरह की जो तकनीकें होती हैं जिसमें हम किसानों से मिलने की कोशिश करते हैं। एक तो है कि आप सीधे किसी चीज़ का प्रतिबंध लगा दो, वो चलता नहीं है। जब तक आप किसान को समझा नहीं पा रहे हैं, किसान खुद से उसके तरफ बढ़ के नहीं आता है, तब तक परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि किसान पहले समझने की कोशिश करे कि अगर किसी भी फसल में अगर 2 कट्टा यूरिया डालना है तो 3 क्यों डाल रहा है, 4 क्यों डाल रहा है, 5 क्यों डाल रहा है, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा जमीन पे भी, वातावरण पर भी, और जो हमारा भूमि के अंदर जो जल है उसको कैसे हम प्रदूषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से मृदा के स्वास्थ्य को, इंसानों के स्वास्थ्य को, पशुओं के स्वास्थ्य को और पूरे गांव के वातावरण को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसी उद्देश्य से हम निकले हैं। सब कहना है किसानों का कि ऊपर की जो लेयर खत्म हो चुकी है, ज्यादा जैविक जो कहते हैं रसायन डालकर, पर अब फसल भी कम उगती है। अगर कोई दवाई ना डाले तो किसानों का ये भी कहना है कि फसल कम उगती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने जो पूरा हरियाणा का सर्वे किया उसमें ये पाया है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसको जान बोलते हैं, मिट्टी की जान, वो करीब करीब 0.3% रह गई है। और अमूमन माना जाता है कि अगर ये 0.45 या 0.5% है तो पौधे को अच्छा पोषण दे सकता है वो जमीन। तो निश्चित तौर पे ये काफी कम हुई है, और यही तय करती है कि कितना मिट्टी पानी पिएगी, कितना जल धारण करेगी, कितनी ठंडी रहेगी, बहुत सारी चीजों का समावेश है इसमें। तो वो चीज बढ़ाना है, वो तभी बढ़ेगा जब हम ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ जाएंगे, बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे, गोबर की खाद डालेंगे, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, खास करके और जिसमें बायो लगा हुआ है, वो सारी चीजें जब तक नहीं करेंगे तब तक मिट्टी को सुधार हम नहीं सकते हैं। और यूरिया आधारित खेती आज है, 2 साल और मिट्टी सपोर्ट करेगी, 4 साल और करेगी, 8-10 साल के बाद ये मिट्टी कुछ भी पैदावार नहीं देगी। तो हमारा ध्येय भी यही है कि कैसे, अभी हम खेत बचाओ अभियान में निकलने वाले हैं 1 जून से, तो उसमें भी हम चाह रहे हैं कि हर खेत को बचाया जाए, और उस खेत को बचाने का मतलब है उस मिट्टी को बचाया जाए, मिट्टी को सजीव रखा जाए। तो डॉक्टर साहब, आजकल जो पहले खेतों में पेड़ पौधे होते थे आजकल दिखाई नहीं दे रहे, उसको लेकर भी कुछ कहेंगे 2 लाइन? पेड़ पौधे उस सेंस में तो चलिए, एग्रो फॉरेस्ट्री में तो आप अगर खेत के मेड़ों पे पेड़ लगाते हैं उसकी तो अलग बात है, लेकिन जितनी भी फसल हम लगा रहे हैं, खास करके जैसे धान गेहूं है, तो उसके बीच में अगर हम दलहनी फसल या ढैंचा जैसी फसलों का समावेश करेंगे तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 25% नाइट्रोजन तो आपका अगली फसल में बच जाता है। तो ये कितना बड़ा फायदा है, ये किसान करना नहीं चाह रहा है, या क्या समस्याएं हैं वो भी हम जान रहे हैं, और उसको कैसे ठीक किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस दिशा में बढ़ सके। दलहनी फसल लगाएंगे तो उनको घर की दाल भी हो जाती है, और साथ में नाइट्रोजन के लिए भी जो आवश्यकता है वो भी मृदा में पूरी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब भी ऐड दो, डॉक्टर साहब आप भी कुछ 2 लाइनें बताएंगे किसानों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अभियान आपका भी। तो मैं किसानों से यही कहना चाहूँगा, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और मृदा को स्वस्थ रखने के लिए जो दाल वाली सब फसलें हैं उनको भी लगाएं। इससे हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहती है और हम भी स्वस्थ रहते हैं। जो नाइट्रोजन है उसकी भी पूर्ति हमको हो जाती है। दाल वाली फसलें लगाने से हमको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम पड़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, हमको बदलाव लाने की ज़रूरत है और वक्त के हिसाब से बदल जाना चाहिए। हमारी सरकार चाहती है 2 दाल वाली फसलें लगाई जाएं, और जिससे हमारी खाद की भी समस्या हल हो सकती है और भूमि की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमेशा ही समय समय पे पूरी जानकारी मिलती है, और सरदार हजूर सिंह जी हैं जो विरक सीड फार्म में बड़ा ही किसानों के लिए सहयोग करते हैं। तो कुछ कहेंगे किसान भाइयों के लिए आप भी? आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो बहुत बड़ी संस्था है करनाल
कृषि की गेहूं जो संस्थान के डॉक्टर जो हैं यहाँ पर पहुंचे हमारे में डॉक्टर सुभाष चंद्र गिल जी, डॉक्टर अनुज कुमार जी, डॉक्टर मंगल सेन जी और दूरदर्शन की जो टीम हमारे गांव में आज किसानों को बताने के बारे में पहुंची है, खेती के बारे में, मैं उनका सबका यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। हमारे गांव में जो किसान थे वो पहले भी खेती करते थे, दूसरी जैविक खेती करते थे, और आज जो प्रोग्राम है उनको किसानों को बताया गया है कि इसको और बढ़ावा करेंगे। तो किसानों को बढ़ावा ऐसे ही मिलेगा, बार बार जानकारी ऐसे ही देते रहेंगे। हम डॉक्टर साहब से अपील संस्थान करते के हैं साथ मिलकर जी कि समय समय पर आकर हमारे को यहाँ किसानों को जागरूक करें, और यहाँ पर सारी टीम का पहुंचने पर मैं बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ICAR हमेशा ही पूरी टीम के साथ हर गांव में हर जगह जाकर जहां भी जरूरत होती है किसानों को वहां जानकारी देते हैं, जिसमें सरदार गुरचरण सिंह जी हैं वो भी हमेशा ही किसानों के लिए हित में हमेशा ही कुछ बीज से लेकर किसानों की जो समस्या होती है जागरूक करते हैं। तो आप भी आज गाँव चकदा में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ तो उसको लेकर कृष्ण जी, मैं तो पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से किसानों को बहुत फायदा होगा। हमारी इंस्टीट्यूट है अपना भारतीय गेहूं और जौन अनुसंधान, हाँ जी, वो हमारे यहाँ गांव चकदे में उन्होंने कैंप लगाया है भी धरती माता स्वस्थ रहे और खाने वाला भी स्वस्थ रहेगा। जब इसमें कम पेस्टिसाइड डालें, कम खाद डालें और ढैंचे का प्रयोग करें, मूंग का प्रयोग करें, मूंग से दाल भी मिलेगी, उसकी कीमत भी मिलेगी और धरती माता की स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यानी फसल के बीच में गैप होना चाहिए, कुछ ना कुछ उगाना चाहिए, छोटी जो खाद का काम करे। 3 महीने का 2.5 महीने का टाइम है ना, उसमें हमें दालें उगा के ढैंचा उगा के धरती माता की अपना स्वास्थ्य को उर्वरता को बढ़ाएं। हम इन अपनी इंस्टीट्यूट का भारतीय गेहूं अनुसंधान जो से डॉक्टर प्रधान जी अनुज कुमार जी आए हुए हैं, डॉक्टर मंगल सिंह जी हैं, डॉक्टर सुभाष गिल जी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमारे साथ भाई साहब उनसे भी जान ले, कुछ कहेंगे आपके गांव में और आपके फार्म पर इतना बड़ा जो आज कार्यक्रम हुआ है। ये मैं किसानों की तरफ से ये कहूँ, जो सरकार ने पहले ढैंचे और मूंग का बीज उपलब्ध कराती है सरकार, वो अब के बारे ये पंजीकरण का शुरू कर दिया है। 80% किसानों को उसके बारे में कोई पता नहीं चला जी, इसलिए बहुत कम ढैंचा और ये मूंग की बिजाई हुई है। सरकार से भी पहले जी पहले की तरह ढैंचे और मूंग का किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाए। तो मनदीप भाई हैं, मनदीप भाई भी हमेशा ही किसानों के साथ जुड़े रहते हैं, तो मनदीप भाई आप भी कुछ कहेंगे। और आज पूरी टीम पहुंची है आज ICAR की, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे। सबसे पहले कृष्ण जी हम आपका धन्यवाद करते हैं गांव चकदा में पहुंचने पर। उसके साथ ही हम भारतीय गेहूं एवं जौन संस्थान करनाल, जो एशिया का सबसे बड़ा गेहूं के अंदर संस्थान है, जो सबसे ज़्यादा वैरायटी गेहूं के अंदर दे रहे हैं, और उनका हम यहाँ प्रयास आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर हमारे गिल साहब हैं जी, डॉक्टर अनुज जी हैं, डॉक्टर मंगल सिंह जी हैं, और साथ में जो DD किसान जो दूरदर्शन से टीम हमारी दिल्ली से आई हुई है, हम उनका तहे दिल से यहाँ चकदा गांव में पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। साथ में ही हम यहाँ अपने गांव चकदा में जितने भी हमारे फार्मर यहाँ पहुंचे हुए हैं सभी का हम धन्यवाद करते हैं जी। तो डॉक्टर साहब के लिए आवाज उठाते हैं हाँ जी, ही, और उनकी आवाज और कहते हैं बड़ी जानकारी देते हैं संस्थान की तरफ से, काफी लोगों को जो किसान भाई उनको जागरूक किया जाता है। डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब ये अपना टाइम निकाल के हमारे को कैंप लगाते हैं, इसमें हमारे किसान बहुत जागरूक हो रहे हैं, जो उनको नॉलेज नहीं है उनके बारे में बताते हैं जी, और जैविक खेती के बारे में बहुत आगे अच्छा बता रहे हैं जी। तो दोस्तों आपको भी अगर जानकारी चाहिए चकदा के, आप विरक सीड फार्म पर आकर आप सरदार हजूर सिंह से मिल सकते हैं। गांव बरास में संधू बीज फार्म पर जा सकते हैं, आप कहीं भी जाएंगे गुरचरण सिंह मिलेंगे, और साथ में आपको पूरे वैज्ञानिक आपको एक पूरी जानकारी देंगे, जिसमें ICAR की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों आप आए, और डॉक्टर साहब अगला कैंप भी लगेगा, उसमें भी आपको अच्छी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब अगला कैंप कहाँ लगेगा उसके बारे में बताएंगे कुछ? अभी निश्चित तो नहीं हुआ, लेकिन हम हर रोज किसी न किसी गांव में जा रहे हैं। इस एरिया में जैसे पता चलेगा, अब शाम को तय होता है कि किस गांव में हम लगाएंगे। एडवांस में जानकारी डॉक्टर साहब। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ मतलब फाइनल अभी नहीं होता है। आज हमारा 2 जगह था, आज चिड़ाव में भी था और आज यहाँ भी था। तो अभी शाम को जाएंगे, हमारी पूरी टीम बैठती है, फिर 3-4 जगह हम किसानों से बात करते हैं, जहाँ भी किसान इकट्ठे होने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहाँ कार्यक्रम चला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे आप भी किसानों के लिए, तो क्योंकि आप भी इस एरिया में काफी घूमते फिरते हैं, किसान भाइयों के साथ मिलते जुलते। बस मैं किसानों से यही कहना चाहूंगा, किसानों को जब पता चला कि हमारी ये जागरूकता कैंप लगा हुआ है, तो उसमें अधिक से अधिक किसान अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस प्रोग्राम का वो अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो दोस्तों आपको कहीं भी कैंप लगा दिखे आपके गांव में, कहीं खेत में, कहीं फार्म पर, तो वहां जरूर जाएं और अपने लिए और अपने किसान भाई और अपने साथियों के लिए ये जानकारी जरूर लें। तो बिहार से भी आए हैं सर, तो सर कुछ कहेंगे, आप इतनी दूर जानकारी लेने आए हैं? और सबसे पहले मैं अपने गांव
इस गांव के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बिहार वासियों को, अपने किसान के भाइयों की तरफ से, जिन्होंने इस तरह से आईसीआर के द्वारा इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। और आईसीआर के वैज्ञानिक हमारी इस तपती हुई धूप में इस गाँव में लोगों को सलाह जैविक पर दिया। कहा गया है धरती हमारी माता है, धरती हमारी माता स्वस्थ रहेगी तो मैं स्वस्थ रहूंगा, और स्वस्थ रहने पर ही दुनिया सब कुछ है, स्वस्थ नहीं तो बिल्कुल दुनिया अंधकार है। यानी खाना पीना अच्छा होगा जब ही स्वस्थ रहेंगे। जी, जब धरती माता मेरी स्वस्थ रहेगी तो मैं भी स्वस्थ रहूंगा। मैं यही लोगों से मैंने आग्रह करूंगा जो जैविक खेती पर बढ़ावा करें, खेती करें, अच्छा से रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। शुभकामनाएं। तो दोस्तों आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आईसीआर यानी संस्थान पर जाकर वहां जानकारी ले सकते हैं और अपनी फसल को बढ़िया और ऑर्गेनिक बना सकते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं पूरी टीम हमेशा ही लगी रहती है और डॉक्टर साहब का भी बड़ा धन्यवाद करें। किसान भाई क्योंकि जानकारी देना ही उनका काम है और लोगों को जानकारी मिलती है जिससे वो आने वाले समय में बड़ी अच्छी फसल पाते हैं और अच्छा स्वास्थ्य भी बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें और आप भी आईसीआर की पूरी टीम के साथ जुड़े और आने वाले समय में जहां भी कैंप लगता है वहां पहुंचे और पूरी जानकारी लें। ये आने वाली फसल की जो भी रिकमेंडेशन है कि इतनी नाइट्रोजन, इतनी फास्फोरस, इतनी पोटास डालनी है, तो आपको उसी रेशो से खाद उसमें डालना है, फालतू का नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा से भी पौधों में बीमारी आती है, पैदावार आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपकी फसल तो वो गिर जाती है, गिरने के बाद भी आपकी पैदावार घटेगी और पैदावार भी घटेगी, बीमारी भी आ जाएगी। तो ज़्यादा नाइट्रोजन का और जो नाइट्रोजन डालने पे पैसा लगाए वो भी आपका बर्बाद जाएगा। तो आप मिट्टी को टेस्ट कराने के बाद में वही खाद डालें जितनी आपको ज़रूरत है, तो आपको मिट्टी को भी फ़ायदा होगा, आपको पैसे का भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा। और भी जैसे आपके पोषक तत्व हैं, आप पोटास है, फास्फोरस, जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही डालें। अधिक मात्रा में डालने से भी बीमारी आती है। यदि किसी चीज़ की मिट्टी में कमी चल रही है और कमी होने पर भी फसलों में बीमारी आती है। तो आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा, आप जितनी ज़रूरत है खाद का इस्तेमाल उतना ही करें। बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको आगे आने वाली फसल के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए कि इस फसल को कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है, कितनी फास्फोरस की आवश्यकता है या किसी और पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसको ज़रूर डालें। बोरोन है, बोरोन की कमी से भी आपके खेत में फसल को कोई न कोई बीमारी आ जाती है। यदि कमी है तो ज़्यादा है फिर भी कमी हो जाती है, ज़्यादा है फिर भी बीमारी आएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है जितनी भी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, फालतू के पोषक तत्वों को ना डालें। DVW 187 है, DVW 303 है, DVW 327, 332, 370, 371, 372 इनका बीज आपको समय पर दिया जाएगा। अच्छी पैदावार वाली वैरायटी हैं। इसके अतिरिक्त 2 वैरायटी छिलका रहित जौ की हैं, एक DWRV 200 हैं और कम पानी में भी हो जाती हैं और इनकी पैदावार भी अच्छी है। 45 से लेकर 65 कुंटल तक इसकी पैदावार आ जाती है और अच्छे रेट पर ये बिच जाती हैं। और बस वही बात अपनी पूरी कर। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं। बाकी अभी सरकार का जो पूरी भारत सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है कि जो हमारे उर्वरक हैं, खासकर जो हम बाहर से आयात करते हैं, उनका संतुलित प्रयोग किया जाए। मतलब सरकार नहीं चाहती कि आप कम करो, लेकिन उसका उतना ही उपयोग करो जितना हमें ज़रूरत है, ना ज़्यादा करो ना कम करो, ताकि हम भरपूर फायदा ले सकें और जो उनकी उपयोग क्षमता है उसका भी भरपूर हम फायदा उठा सकें। अभी जैसे हमने पीछे भी सर्वे करवाया था, तो अपने हरियाणा पंजाब में क्या हो रहा है, यूरिया तो हम दे रहे हैं करीब 10 से 12 गुना, और जो फास्फोरस वाले खाद हैं जिसको DAP या MAP बोलते हैं या SSP सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं या NPK 12-32 बोलते हैं, ये हम उतना ही डाल रहे हैं धान और गेहूँ में जितनी हमें ज़रूरत है। और जबकि पोटास वाले खाद हैं वो हम नाम मात्र के डाल रहे हैं। मतलब वो जैसे अगर हम 12 गुना है नाइट्रोजन का उपयोग, तो 4 से 5 गुना उपयोग है हमारा फास्फोरस का और सिर्फ 1 गुना उपयोग है पोटास वाला। पोटास का खादों का हम ना बहुत ज़्यादा कम उपयोग कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश में पोटास बिल्कुल भी नहीं बनता, पूरे का पूरा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। और आपको पता ही है जो अभी ये ईरान वाला युद्ध चल रहा ना, तो हमारा उधर से बहुत सारा यूरिया जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं।
हमारे देश का जो उत्पादन है वो है करीब 48 लाख टन के आसपास, और हम जो यहाँ यूज़ करते हैं उसमें हम करीब 50 लाख टन है वो बाहर से मंगवाते हैं। जो हमारे देश में नहीं पैदा पाता यूरिया, वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो बाहर वो पहले वो तो डॉलर में आता है, तो वो पहले था $800-900 का 1 टन यूरिया आता था। अब उसके प्राइस बढ़ के $1100 के आसपास हो गए, $1100 पर टन, यानी करीब करीब सरकार को 100 रुपये किलो में 1 किलो यूरिया पड़ता है। और हमें वो देते हैं कितने, आपको पता है 7-8 रुपये किलो में दे देते हैं, मतलब 45 किलो का किट 270 रुपये के आसपास है। तो हम ये ना सोचें कि हमारे तो सिर्फ 270 रुपये लगे, सरकार के तो उसके 100 रुपये किलो के हिसाब से लग रहे हैं। तो सरकार ये हमें सब्सिडी पर कंपनियों को देते हैं, जो कंपनियां वहाँ से इंपोर्ट करवाती है। हमारे आधार कार्ड और वो सब पे लेके आपको फर्टिलाइज़र मिलता है ना, वो किसानों के इस रूप में खाते में जाता है कि भाई देखो इन किसानों फास्फोरस के फर्टिलाइज़र, ये पोटास के फर्टिलाइज़र हमने दिए। और दूसरा जो यूरिया का उपयोग है इंडस्ट्री में भी होता है, मतलब जो प्लास्टिक वगैरह बनाने वाली फैक्ट्रियाँ वो भी यूज़ करते हैं कि ये सब्सिडी वाला खाद वो फैक्ट्रियाँ ना ले जाएं, इसलिए उसको वो नीम लेपित करके बेचते हैं, नीम की कोटिंग करके, ताकि उसका मिसयूज़ वहाँ घटा सके और किसानों के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, हमारी सरकार के ऊपर भी बोझ ना पड़े। और आपको पता ही है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्ट करते हैं ना, तो वो डॉलर में पेमेंट होती है, तो हमारी जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो कम होता जा रहा है। आपको पता है अब डॉलर 100 के करीब पहुँच गया है, मतलब $1 198-95 रुपये कुछ चल रहा है। और वो जब एक्सचेंज करवाने जाते तो और थोड़ा बहुत अपनी कटौती काट लेते हैं। तो सरकार का अब यही है कि भाई हम ना ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या होता है, पौधा जितना हमने डाला ना यूरिया, या तो उसका पौधा ले लेगा, या फिर उसका एक है ना नाइट्रेट बनते हैं, नाइट्रेट है वो बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं। वहाँ पे एक ऐसे कीटाणु जीवाणु होते हैं जो उसकी ऑक्सीजन को अपने शरीर का भरण पोषण के लिए यूज़ करते हैं, उसको नाइट्रस ऑक्साइड में बदल देते हैं। वो नाइट्रस ऑक्साइड बाहर वातावरण में रिलीज हो जाते हैं, जो कि तापमान को बढ़ाने में यानी ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है, जो मीथेन से लगभग 9 गुना ज़्यादा। जैसे हम ना अभी कद्दू करके या पडलिंग करके जो धान लगाते हैं, इससे मीथेन गैस रिलीज होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है इससे ज़्यादा। अगर हम नाइट्रोजन डालेंगे तो वो नाइट्रोजन ज़्यादा गहराई में जाएगी मिट्टी में, मतलब जो 3-4 मीटर गहराई पर चली जाती है, वो फिर नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाती है, फिर वो वापस वातावरण में रिलीज हो जाती है और वो 9 गुना ज़्यादा मतलब कार्बन वो जो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट यहाँ पैदा करती है। उससे हमारा टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ता ना, मान लो सपोज अभी 45 है, 45 से 46 भी जाता ना, तो हमारा